नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी और उनके गठबंधन ने बिहार में एनडीए के लिए 150 सीटों का रास्ता खोल दिया है। यह बात आपको एक बारगी ठिठकाएगी और आप चौंकेंगे कि साहब 243 का तो स्ट्रेंथ ही है बिहार की विधानसभा का, उसमें आप 150 की बात कर रहे हैं कि इतनी सीटें जो है वो एनडीए को मिल जाएंगी। कैसे? तो उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, जो उनका गठबंधन कर रहा है, उसके बाद से तो संभावना यही नजर आ रही है कि एनडीए का पलड़ा वहां पर बहुत भारी हो गया है। जबकि ये जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ, उसका उद्देश्य ये रहा कि एनडीए की स्थिति कमजोर की जाए बिहार में। लेकिन मामला उल्टा पड़ता जा रहा है और 12 रोज में ही सब दिखाई देने लगा है। अभी तो वो 2-4 रोज और वहां रहेंगे और इस दरमियान जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, वो 150 सीटों की तरफ एनडीए को बढ़ता हुआ दिखा रही हैं। कैसे? तो उसकी पूरी कहानी आप सुनिए। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा अभियान है वो क्या है साहब? वोट चोरी का। वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह आपको बताता हूं। इसी वोट अधिकार यात्रा के दरमियान उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक का बताया है, अब हम हरियाणा का भी बताएंगे। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। तो क्या वहां जो कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से आई है, वो वोट चोरी से आई है? यह बड़ा सवाल है। दूसरी बात, वो हरियाणा का उदाहरण कह रहे हैं कि मैं हरियाणा के बारे में बताऊंगा कि वहां किस तरह से वोट चोरी हुई। इसी हरियाणा का जब नतीजा आया और हार के कारण गिनाए जाने लगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले कहा गया कि साहब कांग्रेस का संगठन वहां पर कमजोर रहा। यह भी बताया गया कि चुनाव होने तक वहां पर जिला अध्यक्ष कौन होगा यह तय नहीं हो पाया था। यानी पहला कारण संगठन की कमजोरी बताया गया। फिर कहा गया कि शैलजा जी नाराज थी, उसका असर जो है दलितों पर पड़ा और जिसकी वजह से वोटिंग जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं हुई, दलित समाज की। फिर उसमें यह भी जोड़ा गया कि रणदीप सुरजेवाला भी जो है, उनका भी अपना एक, आप एक तरह से कहें कि नाखुशी थी। और ये लोग जो है, चाहे वो शैलजा जी हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, ये लोग अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते रहे और इनको लग रहा था कि आला कमान उस तरफ सोचेगा, लेकिन आला कमान उस तरफ सोचा नहीं। तो इस वजह से भी ये लोग थोड़ा दूरी रह रहे थे। फिर कहा गया कि साहब टिकट के बंटवारे में गड़बड़ी हुई। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने हरियाणा की हार का पूरा ठीकरा केसी वेणुगोपाल के ऊपर फोड़ दिया था। उसके बाद में अचानक सबको जो है इल्हाम हुआ कि नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें न संगठन गड़बड़ था, न टिकट बंटवारे में गड़बड़ी थी, न शैलजा जी नाराज थी, न रणदीप सुरजेवाला नाराज थे, ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी थी। अब आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरह से गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। और इसीलिए कह रहा हूं कि यह जनता के जनादेश के अपमान की बात अब हो रही है। तो कहा गया कि ईवीएम बैटरी फुल है, हाफ है, इसका विमर्श गढ़ा जाने लगा। और विमर्श वही लोग गढ़ना शुरू किए जो लोग पहले कह रहे थे कि संगठन की गड़बड़ी से चुनाव हारे, फिर कहा गया बंटवारे से चुनाव हारे। वही लोग फिर कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए चुनाव हारे। अब आप देखिए कि ईवीएम की गड़बड़ी भी नेपथ्य में चली गई। अब सारा ठीकरा कहां चला गया? मतदाता सूची के ऊपर। अब राहुल गांधी उसी बिहार में कह रहे हैं कि साहब हम आपको बताएंगे कि हरियाणा का हमारे पास सब आ रहा है कि वहां पर किस तरह से मतदाता सूची में हेराफेरी हुई। सवाल यह है कि इसी मतदाता सूची पर, जिस मतदाता सूची का वो हवाला दे रहे हैं, उसी मतदाता सूची पर जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ लोकसभा का, तब महाविकास जो अघाड़ी है वो लोकसभा में 35 से 36 सीटें लेकर आती है।
तब साहब मतदाता सूची गड़बड़ नहीं थी। मतदाता सूची अचानक गड़बड़ कैसे हो गई? ये जो सवाल है वो अब सबके जहन में उठने लगा है, क्योंकि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम अपनी सुविधा के अनुसार से गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। जब ईवीएम पर बात नहीं बनी, चूंकि जब राहुल गांधी और कांग्रेस ईवीएम का सवाल उठा रही थी, उस दरमियान 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में यह बात आई कि भाई ये ईवीएम वाला मसला कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे? आप कर्नाटक में चुनाव जीत गए, प्रचंड बहुमत है, आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम खराब है? ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रही हैं, कैसे कह सकते हैं आप कि ईवीएम हैक हो रहा है? और ईवीएम वाले मसले पर आप एक तरह से कहें कि पूरा इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो रहा था, तब साहब गोल पोस्ट चेंज किया गया। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी वोटों की चोरी वाला हवाला दे रहे हैं, दरअसल इसे लोग समझ रहे हैं, और जब लोग समझ रहे हैं तो कांग्रेस से बिदक रहे हैं, इंडिया ब्लॉक से दूरी बना रहे हैं कि साहब नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है। तो एक कारण यह है कि जो वोट चोरी का ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं, वो नैरेटिव का जो पोल का ढोल है वो खुल चुका है। तो इस कारण आप एक तरह से कहें कि बिहार का लोग समझ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। भाई बिहार ने, यही बिहार है जिसने अभी लोकसभा के चुनाव में भर भर कर एनडीए को वोट दिया। अब आप उसी जनता को बता रहे हैं कि नहीं नहीं साहब वोट चोरी हुई थी। यानी जिस जनता ने एनडीए को भर भर के वोट दिया, जिसने जनादेश दिया, उसी के जनादेश को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जो गलती है, ये गलती कांग्रेस गठबंधन को भारी पड़ने जा रही है बिहार में। यह पहली बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के मंच से क्या क्या कहा जा रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग तो यह कह रहे हैं कि देखिए अब राहुल गांधी को निजी तौर पर, उनके परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने बहुत कुछ कहा है। भाई गाली गलौज तो किसी ने नहीं किया, मेरे संज्ञान में नहीं, आपके संज्ञान में हो तो बताइएगा कि किसी ने जो है सोनिया गांधी या राजीव गांधी या इंदिरा जी या पंडित नेहरू, किसी ने कुछ कहा हो। पॉलिटिकल आरोप सब पर लगे हैं, लेकिन गाली, जिस तरह की गाली दी गई प्रधानमंत्री की माता जी को, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और ये बताता है कि किस तरह से बिहार का चुनाव पूरी तरह से पलटने जा रहा है। पलटने का मतलब यह है कि जो भाजपा गठबंधन, जो एनडीए वहां पर एक साधारण बहुमत लेकर आता, वह प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ चला है, 150 की तरफ। और ऐसा कहने का एक और कारण है कि प्रचंड बहुमत की तरफ यह जा रहा है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे। चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, और अगर 2020 में एनडीए के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ते तो उसी 2020 में 150 सीट एनडीए को आ जाता। भाई 70-72 सीट जो है वो भाजपा ही पा गई थी। 42-43 सीटों पर या 45 सीटें मिली थी जदयू को। यह माना जाता है कि कम से कम 30 सीटों का नुकसान हुआ, यानी 70 सीटें उनको भी मिलती। कितना हो जाता? 150। 145-46 सीटें तो 2020 में ही आ रही थी एनडीए को। वो चूंकि चिराग पासवान साथ नहीं थे, इस बार चिराग पासवान साथ हैं। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं थे, इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है। अब आप देखिए, इसलिए कहा जा रहा है कि यह मामला 150 पहुंच सकता है। एक और कारण, बिहार में जो विकास हुआ है वो विकास राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की वजह से दिखाई दे रहा है। वैसे तो कोई देखता नहीं, कोई मानता नहीं, खासतौर से जो आप एक तरह से कहें कि जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं वो तो इस बात को मानते नहीं, वो तो वही मानते जो कांग्रेस कह रही है। लेकिन अभी देखिए वहां कई सारे जो बड़े पत्रकार हैं वो गए हुए हैं, जैसे अभी अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वहां टहल रहे हैं,
उन्होंने बाकायदे उस पुल को दिखाया जो बेगूसराय वाला है, और उन्हें बताया कि किस तरह से रास्ता आसान हो गया है। तो जब वो पुल दिखाकर बता रहे हैं कि किस तरह से रास्ता आसान हुआ है, तो वो पुल इसी एनडीए सरकार ने बनवाया है जो बिहार में है। यानी विकास की कहानी भी वहां से निकल के आ रही है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये दरअसल बता रही हैं कि किस तरीके से अब एनडीए जो है वो बहुत करीब पहुंच चुकी है प्रचंड बहुमत की। आपको एक चीज बताऊं, जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले एनडीए ये मानकर चल रहा था कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन कोई बहुत बहुमत आ जाए बस ठीक ठाक, इसकी कोशिश थी उन लोगों की। लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा ने राहुल गांधी की, और इस दरमियान जो तमाम सारी बातें कही गई हुई, और फिर जो ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर जिस तरह से कलई खुलने लगी, इन तमाम चीजों ने मिलकर एनडीए के लिए 150 का रास्ता जो है वो बड़ा सहज कर दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना ना भूलें।